हेलो ऑल, आप सब लोगों को स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक ऐसा टॉपिक जो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं और हमारे साथ भी डिस्कस कर रहे हैं। वो है जो सी सेट है उसका डिफ़िकल्टी लेवल। और यही जो सी सेट है ये इस बार कहीं ना कहीं जो हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का, दैट इज़ कट ऑफ, इसको निर्धारित करेगा। तो अगर आप में से जो लोग सी सेट क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप ऐसा मानिए, क्वालिफाई करने का मेरा सीधा सीधा मतलब क्या है कि आप इस टाइम पे 80 प्लस स्कोर कर रहे हो, तो आप लोग सीधा सीधा जो है अपनी मेंस एग्जामिनेशन की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जो सी सेट है यही निर्धारित कर देगा कि कौन क्लियर करेगा कौन नहीं क्लियर करेगा। और ये कोई बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट सिचुएशन नहीं है, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। बट उसके साथ साथ ये भी सत्य है कि सी सेट भी आपके एक एग्ज़ाम का ही एक हिस्सा है। हालांकि सी सेट कैसा होना चाहिए था, किस तरह के सी सेट के सवाल आए थे, इनके ऊपर जो मेरी पर्सनल राय है वो मैं आप सब लोगों के साथ साझा करूंगा कि सी सेट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था और सी सेट से क्या असेसमेंट होती है और ये जो पेपर आया था इसमें क्या असेसमेंट हो रही है। चलिए वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो सी सेट क्वालिफाई कर रहे हैं एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, और देखिए मैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नॉर्मली जब हम बात कर रहे हैं तो हम उन स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, मेंस बैक टू बैक लिख रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट हर बार जो वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं। और इस बार भी जनरल स्टडीज़ के अंदर 120, 122, 125 तक स्कोर लेके जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि वो सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर मान लो सी सेट आसान होता तो कट ऑफ जो है वो 3 डिजिट्स में बहुत ईजिली जाती और कट ऑफ हो सकता था 105, 6, 110 तक भी चली जाती, क्लियर चांसेस थे। लेकिन सी सेट ने डिफिकल्ट, या सी सेट का जो लेवल था वो कहीं ना कहीं जो है वो ये निर्धारित कर रहा है कि जो जीएस है उसका, या जीएस जो है, या जो फाइनल कट ऑफ है उसके ऊपर उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ऐसी ऐसी परिस्थितियां जो है वो हमने लास्ट ईयर एचएस के तो अंदर तो नहीं देखी, लेकिन लास्ट ईयर जो वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर भी देखी, जहाँ पे जीएस की जो कट ऑफ है वो 75 ही चली गई, और वो भी इसलिए गई क्योंकि सी सेट जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट था। हालांकि इस बार जो है वो वैसा हम लोगों को देखने को नहीं मिला। तो सी सेट का जो डिफिकल्टी लेवल है वो कट ऑफ के ऊपर जाएगा। तो कट ऑफ कितनी हो सकती है, अगेन ये भी बड़ा सब्जेक्टेड रहता है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन चेंज है। जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनके 110 से 115 सी सेट में बन रहे हैं, तो उनको लगेगा कि मैं क्या ही बोल रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, जब हम लोग भी नॉर्मली बात कर रहे थे नहीं तो कट ऑफ की बात मैं कल भी कर सकता था, आज जब मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ तो हम लोग एक कुछ है ना जो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स हैं जो उस प्रेशर सिचुएशन से निकल के आए हैं, उनसे बात करने के बाद जो है वो हम लोग इस वीडियो के ऊपर जो है वो जो भी डिस्कशन है, जो हमारा पर्सनल असेसमेंट है उसके ऊपर जो हम लोग एक बार बात करेंगे, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे डिफिकल्ट सी सेट की, या डिफिकल्ट लेवल ऑफ, या डिफिकल्टी लेवल ऑफ सी सेट की। तो देखिए अगर मैं सी सेट की बात करूंगा तो एक छोटी सी पीछे लेके जाता हूं मैं। आप में से बड़े सारे लोग होंगे शायद उनको नहीं होगा ये पता, क्योंकि आज जब हम लोग बात करते हैं तो इस टाइम पे प्रीलिम्स में हमारे दो पेपर रहते हैं। एक पेपर हमारा जीएस का होता है और दूसरा पेपर जो है वो हमारा सी सेट का रहता है, क्लियर। तो आज ये जो सी सेट का पेपर है ये सब लोगों के लिए क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कि आपके जो 200 मार्क्स है उनका एक तिहाई से ज़्यादा, 1/3 स्कोर जो है वो आप लोगों ने इस पेपर के अंदर करना है, तो आप ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाओगे। और जीएस में जितना आपका स्कोर होगा वो बेसिकली निर्धारित करेगा कि आप लोग जो है वो प्री क्वालिफाई करोगे या नहीं क्वालिफाई करोगे, क्लियर। लेकिन कोई ऐसा समय भी हुआ करता था, कोई ऐसा टाइम भी था जहाँ पे जीएस और सी सेट जो है वो दोनों के मार्क्स मिला करते थे, यानी कि जो फाइनल लिस्ट निकलती थी या फाइनल प्रीलिम्स की कट ऑफ निर्धारित की जाती थी वो जीएस और सी सेट के ऊपर होती थी, यानी कि 200-200 नंबर के दोनों पेपर होते थे। तो पहले 400 नंबर में से जो वो कट ऑफ आया करती थी, और वहां पे जो सी सेट था उसके ऊपर एक बड़ा रेगुलर जो है वो एक कंट्रोवर्सी रही। मेनली जो है वो यूपीएससी में भी ऐसा हुआ, क्योंकि नॉर्मली जो स्टेट कमीशन है वो यूपीएससी का जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हैं। तो जैसे यूपीएससी ने जो है वो जब सी सेट को इंट्रोड्यूस किया था तो सी सेट और जीएस यानी कि दोनों के मार्क्स के बेसिस के ऊपर प्री की कट ऑफ जो है वो डिसाइड की जाती थी। तो सी सेट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा, क्योंकि सी सेट में तीन चीज़ें बेसिकली है। तीन चीज़ें क्या क्या हैं, एक इसमें इंग्लिश एप्टीट्यूड है आप लोगों का, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह है। दूसरा जो है वो आप लोगों का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। और तीसरा जो है वो आप लोगों का जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं, रीजनिंग बेसिकली जो इंडिविजुअल का जो एप्टीट्यूड है उसके ऊपर जो है वो आधारित होती है। तो अब मेन प्रॉब्लम क्या थी कि जो इंग्लिश थी ये कहीं ना कहीं इसकी जो डोमिनेशन यानी कि जो कॉम्प्रिहेंशन आ रहा था उसमें जो लैंग्वेज यूज हो रही थी, ये कहीं ना कहीं जो है वो जो रूरल एरियाज के लोग थे उनको कम फेवर कर रही थी, और जो शहरी क्षेत्रों के लोग थे, इंग्लिश मीडियम के लोग थे, उनको थोड़ा ज़्यादा फेवर कर रही थी। हालांकि जो हिंदी मीडियम में पेपर दे रहा था उसके लिए ट्रांसलेशन आ रही थी, लेकिन वो ट्रांसलेशन के कोई सर पैर नहीं होता था। यानी कि जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन था वो सॉल्व करना जो है वो थोड़ा कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा फेवर कर रहा था।
इसके साथ साथ जो है वो अगर हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग की भी बात करेंगे, तो देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो है वो कहीं ना कहीं अगेन वही वाली बात, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, क्लियर, जिनके पास बेसिक जो है वो एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो ज़्यादा है, उनके लिए वो ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन जो है वो जो बना रहा था कि जी किसी ने सी सैट की प्रिपरेशन कर ली, वो उसको अफोर्ड कर सकता है, कोई साइंस के बैकग्राउंड का है जो उसी उन्हीं चीज़ों से जो है वो गुजरा है, वो ज़्यादा बेटर पोजीशन में होगा। तो कहीं ना कहीं जो वो एक बड़ा डिवाइड जो है वो क्रिएट हो रहा था सी सैट जब जीएस का, या जब सी सैट जो है वो प्रीलिम्स में उसके मार्क्स जो है वो ऐड हुआ करते थे। तो यही कारण था कि ये डिसाइड किया गया कि ठीक है, सी सैट के बेसिस के ऊपर जो है वो ये डिसाइड ना किया जाए कि कौन प्री क्लियर कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो जो पूरी बैकबोन है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, यूपीएससी की भी मैं बात करूंगा और स्टेट की भी मैं बात करूंगा, वो अल्टीमेटली क्या है, जीएस है। जीएस में इसलिए कह रहा हूं कि ठीक है जी, प्रीलिम्स में तो सी सेट आ गया, लेकिन जब हम लोग मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो मेंस एग्जामिनेशन के अंदर जो वो यही डिसाइड कर रहा है अलॉन्ग विद ऑप्शनल, ठीक है, जो कहीं ना कहीं जीएस से ही प्रेरित है, यही डिसाइड कर रहा है कि कौन जो है वो फाइनल लिस्ट में आएगा, कौन नहीं आएगा। जैसे हिमाचल की मैं बात करूंगा तो आउट ऑफ 1050, 1050 नंबर में से 900 नंबर तो मेंस में जीएस और ऑप्शनल्स के आ रहे हैं, क्लियर। तो यानी कि ये वो बिंदु है जिसके बेसिस के ऊपर जो वो रियलिटी में ये असेसमेंट होनी चाहिए, क्योंकि पेपर ऐसा बना हुआ है, अगर पेपर में आगे भी एप्टीट्यूड या मैथ्स चेक हो रहा होता लोगों का तो डिफरेंट थॉट रहता हमारा। लेकिन जो सिविल सर्वेंट है वो उनको अलग अलग थीम्स को एक्सपोज इसलिए किया जाता है क्योंकि जब उन्होंने सर्व करना होता है तो वो अलग अलग एरियाज में काम करते हैं, उनको उनके बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए और किस तरह से एक सिचुएशन में उन्होंने रिएक्ट करना है, उसकी असेसमेंट आप लोग वैसे भी जो मेंस एग्जामिनेशन है वहाँ पे उनको एक सिचुएशन देके कि उनकी जो कॉम्प्रिहेंसिव या कॉम्प्रिहेंड करने का जो तरीका है, क्लियर, उनका जो सिचुएशन में रिएक्शन है कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, 3 घंटे का आपका एक पेपर है, उसमें उन्होंने 28 अलग अलग क्वेश्चन जो उनको अटेम्प्ट करने, उनका क्या रिएक्शन आ रहा है, किस तरह से वो जो है वो आंसर कर रहे हैं, किस तरह से वो सोल्यूशंस दे रहे हैं, तो वो आप लोग यहाँ पे वैसे भी उसकी असेसमेंट कर ही रहे हो। तो सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो हमारा एग्जाम रहता है उसमें सी सेट की जो इंपॉर्टेंस है, जो पहले एक हिस्सा था प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, यानी कि प्रीलिम्स कट ऑफ का, उसको डिसाइड किया गया कि इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सिर्फ क्वालिफाइंग बना दिया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वो थोड़ा बायस था। अब आप ऐसा भी समझिए कि उस जमाने में ऐसा भी होता था कि 400 नंबर है, ठीक है जी, अब 400 में सी सेट में, अब समझिए कि जो कैट की प्रिपरेशन कर रहा है वो 190 नंबर यहीं से ले ले रहा है, ठीक है जी, और जीएस के अंदर जब वो 60-70 नंबर ले रहा है, कट ऑफ इससे ज़्यादा तो वैसे भी नहीं जा रही थी, और बड़े बड़े सारे लोग थे जो 180, 185, 190 तक जो वो स्कोर किया करते थे, कुछ लोग 198 भी कर दिया करते थे, क्लियर। तो मतलब सीधी सीधी बात क्या आ रही है कि यहाँ पे जो जीएस है, जो कहीं ना कहीं मेंस एग्जामिनेशन में जो मेन पूरा पेपर ही उसके ऊपर आधारित है, उसकी जो वैल्यू थी वो थोड़ी कम हो रही थी, यही कारण था, ये भी वन ऑफ द रीजन था जिसके कारण जो वो सी सेट को किस में परिवर्तित कर दिया गया, जिसके कारण जो उसको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में परिवर्तित कर दिया गया। अब देखिए वो कहानी समझिए कि ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में ये किया गया कि ठीक है, उस टाइम पे जो बेचारा ह्यूमैनिटीज़ वाला बच्चा है या रूरल बैकग्राउंड का बच्चा है, वो शायद 190 नहीं ले पा रहा है, लेकिन वो 120 ले लेता था, ठीक है जी, वो 140 भी ले लेता था, वो 100 भी बड़ी आसानी से ले लेता था। तो वहाँ पे डिसाइड हुआ कि ठीक है, काम करते हैं कि जो ये अपना सी सेट है इसको नहीं हटाते, क्योंकि सी सेट कहीं ना कहीं जो एक इंडिविजुअल है उसकी जो मेंटल एबिलिटी है उसकी भी असेसमेंट है, तो उसको क्वालिफाई कर देते हैं, और क्वालिफाइंग करते ही 1/3 का जो क्राइटेरिया वो लगा दिया गया, यानी कि 66.66 मार्क्स जो हैं, जो भी स्कोर करेगा, इसका मतलब है कि उसका बेसिक एप्टीट्यूड ठीक है, और फिर वो जनरल स्टडीज़ के बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है जी। जो फेयर था, ठीक है, बहुत इशू या बड़ी टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं थी। तो अब आप समझो कि जो सी सेट जिसके बेसिस के ऊपर ये डिसाइड हुआ था कि ठीक है इसको क्वालिफाई कर देते हैं, तो उस टाइम पे जो सी सेट का जो लेवल हुआ करता था वो बहुत इजी था, जो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि नॉर्मली लोग 100 और 110 नंबर ले लिया करते थे, जहां पे 190 नंबर कुछ लोग ले रहे हैं, नॉर्मली 110 है ना, 100, तो किसी को कुछ इशू उससे नहीं हुआ, उनको लगा कि ठीक है जी, क्वालिफाइंग है तो क्वालिफाई तो हम लोग कर लेंगे। अब ये समझिए कि जो सी सेट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सी सेट जो है वो, उसमें अगर आप लोग पूरा सिलेबस को जो वो खंगालोगे, तो उसमें जो बेसिक आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी है, क्लियर, बेसिक जो जनरल आपके जो नंबर सिस्टम है, और वो भी स्पेसिफिकली मेंशन है वहाँ पे कि 10th लेवल का, 10वीं तक का जो है, जो आपने पढ़ा है उस लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर आप लोगों के जो सवाल है वो आधारित होंगे। तो आसान भाषा में जो असेसमेंट की जाएगी वो आप लोगों का जो बेसिक एप्टीट्यूड है,
जिसमें आपको बस जो बेसिक एजुकेशन है 10वीं तक की, बस उसी का ही एक्सपोजर चाहिए। उसके बेसिस के ऊपर जो आपको कुछ सिचुएशंस दी जाएंगी, प्रॉफिट लॉस हो गया निकालने को, ठीक है, परसेंटेज हो गया, ठीक है जी, नंबर सिस्टम हो गया कि कौन सा नंबर आगे आएगा, जिसके लिए कोई बड़ी स्पेशल कोचिंग या स्पेशल नॉलेज या स्पेशल प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं है। आपका बेसिक एप्टीट्यूड है, आप उस एप्टीट्यूड के अनुसार जो है वो सिर्फ इस एग्जाम को आप लोगों ने क्या करना है, क्वालिफाई करना है। लेकिन जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ना शुरू हुआ, वैसे वैसे सी सेट जो वो डिफिकल्ट हो गया। देखिए लास्ट ईयर भी डिफिकल्ट था, ऐसा नहीं था कि लास्ट ईयर मुश्किल नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर आप ऐसा माने कि वो बस एक हिंट था। इस बार जो बेसिक असेसमेंट थी, यानी कि जो बेसिक एप्टीट्यूड जो वो चेक करने की जगह जो है वो आप लोगों का जो मैथ्स है वो चेक किया गया। यानी कि जिसने पूरा मैथ पढ़ा होगा, पूरे फॉर्मूला वगैरह जिसको याद होंगे, और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि 10वीं लेवल तो है, लेकिन यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन मैथ के ऐसे तो उसी तरह के क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी देखने को मिले हैं। अब जैसे फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन से क्वेश्चन निकल रहा है, अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन के ऊपर सवाल है, एपी जीपी तो चलो ठीक है, लेकिन एचपी के ऊपर भी सवाल पूछ लिया गया, क्लियर। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो उसने इस एग्जाम में जो है वो स्पेसिफिकली जो मैथ्स की हम लोग बात करेंगे, मैथमेटिक्स की अगर हम लोग बात करेंगे, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो इस एग्जाम में बनाया गया। और एप्टीट्यूड की जगह जो हमें सवाल देखने को मिले वो किसके देखने को मिले, मैथ्स के। तो देखिए, जिसने प्रैक्टिस की होगी, जिसने पूरा पढ़ा होगा, हर एक चीज़ हर फॉर्मूला उसको याद होगा, उसने तो शायद कर दिया होगा मैथ्स भी, क्लियर। लेकिन इन जनरल जो मैथ के भी 7-8 सवाल ऐसे थे जो डुएबल नहीं थे। और मेरे को नहीं लगता है पर्सनली, अब देखिए 10वीं के हुए मेरे को बड़े साल हो गए होंगे, लेकिन इतना तो जो हमें भी याद है कि क्या क्या जो है वो हम लोगों ने 10वीं में पढ़ा, क्या 11वीं में पढ़ा, क्या 12वीं में पढ़ा। तो 10वीं लेवल के तो वो 7-8 क्वेश्चन जो वो बिल्कुल भी मेरे को नहीं लगे कि ये 10th लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग है उनसे ये क्वेश्चन जो वो सॉल्व हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखिए 10 क्वेश्चन बड़े मायने रखते हैं। अगर वो 10 क्वेश्चन हो सकता है कि बेसिक लेवल के होते हैं ना, मतलब परसेंटेज से होते हैं, प्रॉफिट लॉस से होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कमीशन को कैसा पेपर सेट करना चाहिए। आई थिंक मेरा वो काम ही नहीं है, क्लियर, हमारा तो डिफरेंट काम है। हम लोग तो उस पर, मतलब मैं पर्सनली ना मैं कमेंट करूंगा, क्योंकि उनका पता है उनको कि किस तरह से कर रहे हैं। लेकिन जो सी सेट का जो मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है उसके अनुसार जो एप्टीट्यूड की असेसमेंट है वो इस बार जो मैथ्स की असेसमेंट हुई। अब इसमें एक और पहलू समझिए कि परेशानी क्या है इसमें, कि बड़े लोग ये भी बोलेंगे कि क्या हो गया जी, मैथ ही मुश्किल था, इंग्लिश भी तो था, रीजनिंग भी तो था, क्वांट के अलावा, मैथ मैथ के अलावा, मैं इसको मैं एप्टीट्यूड नहीं बोलूंगा, मैथ्स के अलावा जो है वो आपका रीजनिंग और इंग्लिश भी तो है, उससे सॉल्व कर ले। ठीक है जी, अब देखो, ठीक है, रीजनिंग मान लेते हैं कि रीजनिंग के एक, आई थिंक एक या दो क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स थे, रीजनिंग मान लेते हैं कि ठीक है जी 15-20 क्वेश्चन जो वो रीजनिंग के सही हैं, ठीक है जी, डुएबल है, कोई भी कर सकता है, सही बात है। अब आप ऐसा समझो कि यार नॉर्मली एक ऐसा इंडिविजुअल जो एक रूरल बैकग्राउंड से, देखिए अगेन मैं इसलिए भी इन चीज़ों को रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि 12वीं तक की जो मेरी शिक्षा है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही हुई। तो नॉर्मली जिस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कमांड है, कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए, कुछ सेलेक्टेड पॉकेट्स को छोड़ दिया जाए, हमारे यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी कम है, ठीक है। तो बड़ी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बेसिकली अपना जो रीजनिंग, क्योंकि देखिए एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है हमें कि ठीक है जी, रीजनिंग और क्वांट की खासियत क्या होती है कि वहीं पे ही क्वेश्चन निकल जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। कॉम्प्रीहेंशन में जो है वो चीज़ें थोड़ी चेंज होती है। अब इसमें ऐसा है कि कॉम्प्रीहेंशन जब अटेम्प्ट करना है तो इंग्लिश तो चाहिए चाहिए, उसके साथ साथ एक और ना, एक और एक्स्ट्रा जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्रीहेंशन आपको चाहिए, जो शायद प्रैक्टिस से आता होगा, शायद जो स्कूली शिक्षा है जो कैसी है उससे आता होगा, क्लियर। तो नॉर्मली लोगों का कॉम्बिनेशन ये बनता है, ठीक है जी, इंग्लिश, ठीक है जी, लेकिन इंग्लिश भी जैसे मैं देख रहा था इंग्लिश का लेवल भी बहुत अच्छा था। तो मतलब यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट जो शायद इंग्लिश से वैसे ही घबरा रहा था, उसमें इंग्लिश का लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया, अब वो फंस गया यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे वो क्वांट के क्वेश्चन देख रहा है, क्वांट में उसको फॉर्मूले तो है ही नहीं क्योंकि एप्टीट्यूड की असेसमेंट नहीं हो रही है, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फंक्शंस के ऊपर आधारित हैं, यानी कि आई थिंक बहुत मुश्किल है करना, कि अगर मैं भी एक चीज़ देखूँ, क्योंकि नॉर्मली ठीक है बहुत साल हो गए शायद हमें बी सी सेट को नहीं अटेम्प्ट किए, लेकिन अपने टाइम पे भी हम लोग दे रहे थे। तो जब हम लोग उनको देखते हैं तो उसका जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लेवल हम लोगों को देखने को मिला। तो यहाँ से जो मेरी पर्सनल असेसमेंट है कि यहाँ से जो वो सारी की सारी चीज़ें गड़बड़ाई। अब रीजनिंग के बेसिस के ऊपर तो सी सेट नहीं क्लियर होगा, आई थिंक 30 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो हिसाब के क्वेश्चन थे, मैथ्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मैथ्स के क्वेश्चन जब आएंगे तो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो मुश्किल होगा। आप देखिए एक बात है, लिखा है 10th लेवल है,
हाँ, मैथ्स के काफ़ी सवाल जो वो 10वीं लेवल के से हो सकते थे, लेकिन वो 5, 7, 8 सवाल जो थे, वो ऐसे थे जिनके लिए आपको एडवांस मैथ्स जो है वो आना चाहिए। अब ये भी हो सकता है कि अभी वो सारी चीज़ें जो है वो अब 10वीं तक आ गई हों, लेकिन जितनी मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से जो पेपर था वो आप लोगों का मैथ्स का था। और सारी जो गड़बड़ हुई वो यहीं पे ही सब लोगों की गड़बड़ हुई, क्योंकि अगर आपने वो फॉर्मूलाज नहीं पता है, उस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, क्योंकि सी सेट इसके लिए नहीं आया था कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे सवाल आएंगे। सी सेट आया था आपका जो बेसिक एप्टीट्यूड है उसमें आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और उसके बेसिस के ऊपर जो है वो आप लोग अपना आंसर जो है वो निकालोगे। क्लियर होगी बात यहाँ पे? ठीक है जी। तो सी सैट का जो डिफिकल्टी लेवल है, जो मेरा पर्सनल टेक है सी सैट के डिफिकल्टी लेवल के ऊपर, वो एक चीज है, वो है दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या इन जनरल एप्टीट्यूड जो है। वैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो थोड़ा ब्रॉड एरिया है। जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या सिंपल एप्टीट्यूड जो है वो मैथ्स के साथ जो है वो काफ़ी हद तक रिप्लेस हो गया है, जो कहीं ना कहीं जो है वो एक जो है वो पॉजिटिव चीज़ नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही है कि एग्ज़ाम का जो है वो एक चेंजिंग नेचर है, जहाँ पे अब आप लोगों को मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर? अब जैसे पेपर चेंज होता है वैसा होता है, लेकिन ये है कि जो अभी तक का जिस तरह का ट्रेंड था, लास्ट ईयर अगेन कुछ क्वेश्चंस जो है वो टेढ़े देखने को मिले थे, लेकिन इस बार जो है वो जो मैथ्स है उसने क्वेश्चंस भी उसके सबसे ज़्यादा है और बहुत मुश्किल जो है वो उसका लेवल उठाया गया है। और एक ऐसा पेपर है सी सेट का जहाँ पे बेसिक आपने एक बेसिक एप्टीट्यूड की असेसमेंट करनी थी, वहाँ पे शायद अब एडवांस एप्टीट्यूड जब उसकी असेसमेंट की जा रही है, वो लोग जो कैट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आई थिंक काफ़ी हद तक जो ये जो सीजीएल वगैरह के एग्जाम्स रहते हैं उनके लिए थोड़ा ये फेवरेबल रहा होगा, क्योंकि वो मैथ्स के क्वेश्चन जो वो वहाँ से हम लोगों को काफ़ी देखने को मिलते हैं। बट इन जनरल जो है वो सी सेट का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो ज़्यादा था। और इंग्लिश जो है वो अगेन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, लेकिन रीजनिंग ठीक थी। ठीक है, रीजनिंग में आई थिंक एक एक क्वेश्चन जो था वो थोड़ा मुश्किल था निकालना उसको, लेकिन रीजनिंग में शायद 20 सवाल किए जा सकते थे। लेकिन बाकी जो मैथ्स के क्वेश्चन थे और जो इंग्लिश इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा, मैथ्स के क्वेश्चन इन जनरल सबके लिए मुश्किल थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग भी जो अब अच्छी जगहों से मतलब मेरा सीधा सीधा ये है कि जहाँ पे हम ऐसा मानते हैं कि यार इसने जेई निकाला हुआ है ना, या इसने जो है वो अच्छा रैंक किया हुआ है, हमारे टाइम पे ट्रिपल ही होता था, वो निकाला हुआ है, तो इसका मतलब है कि ठीक ही होगा इसका। क्लियर? कि इसका बेसिक एप्टीट्यूड तो ठीक होगा, वो भी जो है वो सी सेट नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो सी सेट का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी हद तक डिसाइड करेगा कट ऑफ को। तो कट ऑफ जैसे मैंने आपको बताया कि जीएस का जिस तरह का पेपर था, तो देखिए हमेशा ना असेसमेंट जो होती है पिछले कुछ सालों पे होती है। तो अगर आप लोग जीएस के पिछले सालों के एग्जाम्स को देखोगे तो उसके मुकाबले जीएस रिलेटिवली ईजी था। ऐसा मैं बोलूंगा कि आसान था, नहीं। रिलेटिवली इजियर का मतलब क्या होता है कि पहले जो सवाल पूछे जाते थे उनसे वो हिंट दे देते हैं आपको कि अच्छा ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो अगले साल अगर उससे उन लेवल से थोड़ा सा उस लेवल के आसपास भी है, उससे थोड़ा सा भी कम पेपर आए, तो सबको लगता है कि आसान है। जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज इस बार ऐसा हुआ, पिछली बार कट ऑफ ही 75 चली गई, तो इस बार जो पेपर आया वो ऐसा नहीं था कि बड़ा ही आसान था, ठीक है, लेकिन फिर भी रिलेटिवली जो है वो पिछले 2-3 सालों से आसान था, तो सबको लगा कि अच्छा पेपर है। तो जीएस में जो काफ़ी लोग कॉन्फिडेंट थे, सी सेट के बाद अनफॉर्चुनेटली वो कॉन्फिडेंट नहीं रहे। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जो है वो एक दो चीज़ें बोलूँगा। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए, आपने सी सेट में 1/3 लेने हैं। अब 1/3 ऑफ व्हाट? इस टाइम पे 1/3 ऑफ 200। ठीक है जी, कि 100 क्वेश्चन है, दो दो नंबर का क्वेश्चन है, तो 200 में से एक तिहाई जो है वो आपको आना चाहिए, 66.66 मार्क्स। लेकिन समझिए, एक दो क्वेश्चन आई थिंक ऐसे हैं जो स्क्रैप होंगे। तो अगर दो क्वेश्चन स्क्रैप हुए तो वो 200 का 1/3 नहीं बचेगा, फिर वो 196 का ही बच जाएगा। हो सकता है कि बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे हैं जो हमारी नज़र में ना आए हो, लेकिन क्योंकि हमेशा देखा गया 2 से 3 क्वेश्चन स्क्रैप होते हैं। तो देखिए, ये बस मैं थोड़ा सा आपको होपफुल कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको होपफुल कर रहा हूँ कि अगर शायद आप 62, 63, 64 के आसपास पढ़ रहे हो, यानी कि 66 से थोड़ा सा कम है, 2-4 नंबर कम है, और हो सकता है कि जब कमीशन की आंसर किया है शायद आपका एक दो क्वेश्चन ठीक हो जाए, तो ये बस उम्मीद है। ठीक है, अब देखिए वो होना है वो तो हो चुका है। ऐसे भी लोग हैं जिनके 110, 115 नंबर भी बन रहे हैं, ठीक है जी, कम है लेकिन ऐसे भी हैं। लेकिन अगर आप लोग उस ब्रैकेट में घूम रहे हो कि 60 से 70 के बीच में हो, तो थोड़ा होपफुल रहिए। ठीक है जी, थोड़ा सा होपफुल रहिए। इससे नीचे जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगेन अगर आंसर किए में 2-3 क्वेश्चन भी चेंज होते हैं तो वो 2-3 क्वेश्चन भी आप लोगों को जो है वो कट ऑफ को क्लियर करवा देंगे। लेकिन सी सेट का जो लेवल था वो आई थिंक जितने भी एग्जाम्स हैं
उनमें सबसे हाईएस्ट था। और इवन मैं ये भी कहूँगा कि यूपीएससी का लास्ट ईयर का सीसेट का पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा था, लेकिन वहाँ पे भी एप्टीट्यूड के बेसिस के ऊपर ज़्यादा था। यहाँ पे जो मैथ्स स्पेसिफिक क्वेश्चन जो वो हम लोगों को देखने को मिले, उसने इसका लेवल जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीम कर दिया, जिसके कारण जो वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो वो सीसेट में प्रॉब्लम आई, और उन लोगों को भी आई जिन्होंने लास्ट ईयर अच्छा सीसेट में स्कोर किया था। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जीएस क्योंकि ज़्यादा डाइसी रहता है, तो मैक्सिमम लोग जीएस के ऊपर फोकस करते रहते हैं। और सीसेट क्योंकि उन्होंने पिछली बार मान लो किसी ने 110 लिया, तो उसको लगेगा यार कि कट ऑफ तो मैं क्वालिफाई कर ही लूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली जो वो भी कट ऑफ नहीं क्वालिफाई हो रही है। तो ये यानी कि सी सैट बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले सी सैट का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा था, और सी सैट के डिफिकल्टी लेवल में जो मेरी असेसमेंट है वो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर ली। अब आप सब लोगों की अपनी अपनी कैलकुलेशन होगी कि नहीं सर आसान था, जो भी है ठीक है, वो आपके ऊपर आधारित है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं कुछ यहाँ पे कह रहा हूँ, मैं अपनी बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक असेसमेंट जो वो कल भी दे सकता था, लेकिन हमारा काम जो वो यहाँ पे बोल के इंडिविजुअलिस्टिक असेसमेंट देने का नहीं है। हमारा काम है कि जब बाकी लोगों से बात होगी उसके बाद जो है वो हम लोग एक किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर जो वो पहुँचेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, मेरा काम है बाहर से पेपर को मैं असेस कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कमीशन ऐसा क्यों किया, ठीक है जी, उसमें आई थिंक मेरे पास ना कोई शायद अधिकार है, ठीक है। लेकिन जो सही है या गलत है उसके ऊपर जो असेसमेंट है वो मैं भी दे सकता हूँ और आप लोग भी दे सकते हो। तो मेरी पर्सनल असेसमेंट सी सेट के ऊपर ऐसी है। सी सेट का लेवल डिफिकल्ट था, और अनफॉर्चुनेटली सी सेट डिसाइड करेगा कि कौन क्लियर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप में से जो भी सी सेट क्वालिफाई कर रहा है, जो भी सी सेट क्वालिफाई कर रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स, नंबर कितने आ सकते हैं कट ऑफ, उसके ऊपर भी थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। कोई भी सी सेट क्वालिफाई कर रहा है वो अपने आप को इमीडिएटली जो है वो नेक्स्ट जो स्टेप है उसके ऊपर मूव कर जाए, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर। क्लियर? चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कट ऑफ की। तो देखिए, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर की बात है 2023, जहां पे 11 वैकेंसीज थी। उन 11 वैकेंसीज में जो जर्नल की कट ऑफ थी वो 100 गई थी। यहां पे जैसे मैंने बताया, जीएस पिछले साल थोड़ा मुश्किल था, सी सैट आसान था। तो सी सैट बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं था। कुछ लोग निकले हैं नो डाउट, लेकिन फिर भी जीएस जो है वो डिफिकल्ट था, जिसके कारण जनरल की कट ऑफ जो वो 100 गई, एसटी की कट ऑफ 92.67 गई, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो वो 92 गई, एससी की 82.67, ओबीसी की 86.67। अब देखिए, आप में से इस बार जो कैटेगरीज थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो लास्ट टाइम जो वो कैटेगरीज जो है वो कम थी, तो उसी बेसिस के ऊपर जो वो यह कट ऑफ है, ठीक है। मैं बाकी ईयर्स की भी आप लोगों को बताता हूँ। तो इन जनरल आप लोग देख लीजिए अपनी कट ऑफ जितना भी है। तो नॉर्मली जो है वो आप लोगों को जो कैटेगरीज है वहाँ पे 7 8 10 12 15 15 नंबर का डिफरेंस जो वो जनरल कैटेगरी के साथ जो वो देखने को मिलेगा। तो उसी तरह से बाकी लोग भी जो मैं कट ऑफ बताऊंगा, उसी तरह से जो वो अपनी कट ऑफ को रीएडजस्ट कर लेना। चलिए, 2021 की अगर मैं बात करूंगा, 18 वैकेंसीज थी, जहां पे जर्नल की कट ऑफ 94.67 थी। लास्ट टू लास्ट ईयर का पेपर, और मुश्किल हो गया था और डिफिकल्ट था उससे भी, क्योंकि पहली बार उतना सरप्राइज एलिमेंट जो वो देखने को मिला था। एससी की कट ऑफ जो 80, एसटी की 80.67, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 89.33, एक्स सर्विसमैन की 4, एससी की जो है वो एक्स सर्विसमैन की 1.33। तो देखिए, ये सारी ओबीसी की, एक्स सर्विसमैन की 19.33, ठीक है। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स की 44.47, ठीक है जी। जो आपके ऑर्थो फिजिकली हैंडीकैप्ड है 12.67, यूआरएचएच की जो है वो 66 कट ऑफ रही, ठीक है जी। तो आप लोग जो है वो इस कट ऑफ को भी देख सकते हो, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। यहाँ पे जो है वो 18 वैकेंसी थी, लेकिन देखिए कट ऑफ जो वो काफ़ी कम गई थी। अगेन, यहाँ पे भी सी सेट का कोई रूल नहीं था। जीएस का जो पेपर था वो काफ़ी डिफिकल्ट था, तो जीएस के पेपर के कारण उस साल के हिसाब से जीएस डिफिकल्ट था, जिसके कारण कट ऑफ जो हमें 94.67 के आसपास देखने को मिली। उससे पीछे चलते हैं, उससे पीछे पहले 16 वैकेंसीज थी, फिर 18 हो गई थी, 2 वैकेंसीज बढ़ी थी। यहां पे जीएस रिलेटिवली इजी था। यहां पे कट ऑफ सी सेट भी आसान था, जीएस भी आसान था। कट देखिए, 18 पोस्ट थी, लेकिन टोटल कट ऑफ जो थी वो आपकी कितनी गई थी? 108.67 गई थी। तो ये कट ऑफ भी आपकी जा चुकी है। अगर इस बार सी सेट आसान होता तो बहुत सरप्राइजिंगली नहीं होता कि कट ऑफ, चलिए पोस्ट कम थी 18 थी, इस बार जो वो 26 है, कट ऑफ जो है वो बड़ी आसानी से 105 चली जाती, अगर जो है वो सी सेट मुश्किल नहीं आता, ठीक है जी। अब ये भी स्टेटमेंट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजिली लोग जो हैं, देखिए नॉर्मली क्या है कि जो बिल्कुल नया बच्चा है उसका स्कोर डेफिनेटली कम होगा, ठीक है, डेफिनेटली कम होगा। अगर वो बड़े जल्दबाजी में जो वो एग्जाम दे रहा है या उसकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं थी, तो उसका स्कोर दूर जरूर कम होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने 105 बोल दिया तो आपको लगा यार ये तो बड़ी ज़्यादा हो गया, इतना तो नहीं बन रहा है। बड़े सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन इन जनरल जो है वो जो एग्ज़ाम का लेवल था वो, क्योंकि पिछले 2 3 साल से मुश्किल पेपर आ रहा था, तो काफ़ी लोग प्रिपेयर थे उस तरह के एग्ज़ाम के लिए, जिसके कारण जीएस में स्कोर इन जनरल जो है वो ठीक ठाक बन रहा है। लेकिन अब आप ऐसा समझिए कि
इस बार जो है वो ऐसा नहीं है कि सी सेट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। सी सेट का रोल, सी सेट का जो नेचर है वो काफ़ी चेंज हुआ है, और क्या चेंजेस उसके अंदर हुए थे वो आई थिंक मैंने काफ़ी डिटेल्ड मैनर में जो वो आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लिया है, ठीक है जी। तो इस बार जो कट ऑफ है, देखिए इस बार जो वो टोटल 26 वैकेंसीज हैं, 26 वैकेंसीज इस बार हैं, ठीक है। आई थिंक ये इतनी वैकेंसीज बड़े सालों बाद आई है, 2017-18 में आई, 18 या 19 में आई थी मेरे ख्याल में। तो कट ऑफ जो है वो इस बार अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ सी सेट, इस बार अगर आप में से कोई भी इंडिविजुअल, अब देखिए मैं एक थोड़े ग्रे लाइन जरूर छोड़ूंगा। ग्रे लाइन में इसलिए छोड़ूंगा क्योंकि ग्रे लाइन है, ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, ग्रे लाइन है। ग्रे लाइन क्या है कि अगर 95 95 कोई भी इसका प्लस स्कोर कर रहा है, ठीक है, तो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि वो इन है। इवन अगर कोई 90 तक भी जा रहा है, -5 तक भी जा रहा है, वो वेट करेगा फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की का मेरा मतलब सीधा सीधा क्या है, फाइनल आंसर की का मेरा मतलब है कि जो अपडेटेड आंसर की आएगी, एक तो अभी आएगी, एक चेंज होने के बाद आएगी, ठीक है। जो फाइनल आंसर की आएगी अगर उसमें भी वो 95 को क्रॉस करके जो वो 100 की तरफ पहुंच रहा है, तो उसके चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी है, मेरे अकॉर्डिंगली जो कट ऑफ है वो ये जानी चाहिए 95 या 95.56, ठीक है। अब बड़ा ऐसे निकलती है, ठीक है, लेकिन अगेन एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ कि कट ऑफ जो है वो बड़े सारे पैरामीटर्स पे आधारित होती है, और क्या एक हमारी असेसमेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कट ऑफ जो है वो सबसे पहले डिसाइड होती है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो इस बार जो वो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है, पर ध्यान रखना एक बार 26 वैकेंसीज के साथ भी कट ऑफ जो है वो आई थिंक 115-16 के आसपास, 114 के आसपास जो वो जा चुकी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, वो डिपेंड करता है। तो सबसे पर नो डाउट वन ऑफ द फैक्टर यही है, क्योंकि अगर इतनी वैकेंसीज हैं तो मेंस में बुलाने वाले जो लोगों की संख्या वो 500 प्लस होगी। पिछली बार जो मेंस में लोग बुलाए गए थे वो आई थिंक 226-23 के आसपास लोग बुलाए गए थे, क्लियर। तो पिछली बार से जितने लोग बुलाएंगे उनसे दुगनी संख्या हो जाएगी, तो ये भी कारण है जिसके कारण कट ऑफ को मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, ठीक है जी। पहली बात वैकेंसीज। दूसरा जो रीजन होता है वो होता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर हुए हैं। अब देखिए होता क्या था, एक ट्रेंड देखा गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले 40-45 हजार के आसपास अपीयर होते थे बिफोर कोविड। कोविड के टाइम पे संख्या जो है, कोविड के जो 1-2 साल थे उनमें जो संख्या है ये 28-26 हजार तक जो वो सीमित होगी, क्लियर। और अभी भी चांसेस हैं कि शायद 30 से 35 हजार के बीच में, अगर डाटा नहीं आया हुआ है लेकिन मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि क्योंकि इतने नंबर पिछले साल भी देखने को मिला कि 30 से 35 हजार के बीच में जो वो स्टूडेंट्स आए होंगे, तो इसके बेसिस के ऊपर भी है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रह गए। तीसरा रहता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आई थिंक जो पहले दोनों फैक्टर्स को जो वो डाइल्यूट कर देता है, वो है डिफिकल्टी लेवल। अब डिफिकल्टी लेवल में भी दो लेयर्स हैं, फर्स्ट इज जीएस, सेकंड इज सी सेट, ठीक है जी। सी जीएस और सी सेट में क्या लेवल है। अगर हम लोग जीएस की बात यहाँ पे करेंगे तो जीएस में नो डाउट वैसे मुश्किल है, पेपर आसान नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से इस डायरेक्शन में चीज़ें पुश हो रही थी, जिसके कारण जो है वो जीएस रिलेटिवली जो वो अच्छे लेवल का आया है, जिसके कारण लोगों ने स्कोर इस बार इंक्रीज किया है। जिन्होंने पिछली बार दिया होगा उनका स्कोर डेफिनेटली इस बार इंक्रीज हुआ होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता कि इंक्रीज ना हुआ हो, ठीक है जी। लेकिन जो सी सेट था, क्योंकि ये क्वालिफाई करना आपको जरूरी है। देखो जीएस में कोई क्वालिफाइंग नहीं है, जीएस इतना मुश्किल भी डाल दें तो कट ऑफ जो है वो 70 चली जाएगी, कट ऑफ 70 चली जाएगी, है ना, कट ऑफ 50 चली जाएगी। कट ऑफ वर्स्ट ऑफ द सिचुएशन में बड़ी कम भी जा सकती है, लेकिन सी सेट में आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। सी सेट में आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। क्वालिफाई करोगे तभी जो है वो जीएस के बेसिस के ऊपर आगे चीजें जाएंगी। जीएस में 150 भी ले लिया होगा और सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे होंगे, तो अपने आप जो वो प्रीलिम्स की गेम से या मेंस की गेम से बाहर हो जाओगे और प्री क्वालिफाई नहीं होगा, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अगेन दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस एग्जाम, और यही कटु सत्य है, और इसको दिमाग में आप लोग बिठा लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि पेपर आपके अनुसार आएगा, पेपर किसी के अनुसार नहीं आ सकता है, क्लियर, किसी के अनुसार। हम लोग इतने सारे रिसोर्सेज लगे हुए हैं, हमें भी पता है कि एग्जाम कहीं कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, तो आप पेपर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप निकल को ना बोल सकते हो, हालांकि ये थोड़ा सा एक डिबेटेबल मैटर तो है कि जिस तरह से मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं वो आने चाहिए नहीं आने चाहिए, ज़रूर है, लेकिन आप लोगों को पता चल गया कि अब आगे तो आपकी प्रिपरेशन इसी तरह से होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा मान लेते हैं, एक सिचुएशन देता हूँ मैं आप सब लोगों को, चलिए ये तो हो गया कि जो यहाँ वहाँ की बातें हैं, ठीक है। पर्सनली मैं कट ऑफ की प्रिडिक्शन हाँ मेरे को करनी पड़ती है, पर ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये करना का मतलब है कि आपने एक लाइन खींच दी है कि इससे नीचे वाले जो वो छोड़ दें उम्मीद, इससे ऊपर वाले जो है वो उम्मीद रखें।
और एग्ज़ाम जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब हो सकता है चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हों, लेकिन अगेन फिर भी कुछ चीज़ें बस इसलिए बोलनी पड़ती हैं क्योंकि मैंने तो रीजंस दे दिए कि मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि ये डाटा है मेरे पास और मेरे को लग रहा है कि शायद इसके अकॉर्डिंगली ऐसा हो सकता है। ठीक है जी। और ध्यान रखिए, ना मैं भगवान हूँ, ठीक है, ना मैं कमीशन हूँ, कट ऑफ कुछ भी हो सकती है, बट जो ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें जो समझ आती है वो शायद इस डाटा के आसपास जो वो कट ऑफ फॉल कर सकती है। सीज़ेड में जो है वो अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी, मतलब मेरे को लग रहा है कि सीज़ेड ऐसा था तो डिफ़िकल्ट हो गया, तो कट ऑफ शूट होने के चांसेस होंगे। इन जनरल जो वो कट ऑफ शूट आपकी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। अब एक रियलिटी के ऊपर, एक सच्चाई के ऊपर बात करते हैं। सच्चाई क्या है कि आप सब लोग, एक रियलिटी है कि आप सब लोग जो है, ये आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। इससे पहले आप लोगों के सपने होंगे, आप सपने लेके सोच रहे होंगे कि मैं प्री निकालूंगा, मेंस निकालूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और प्री मेरा बहुत बढ़िया होगा, ठीक है, जैसे जो भी आपने सोचा होगा। अब आप इस दिन को क्रॉस कर चुके हो, अब आप यहाँ आ चुके हो, आप आज यहाँ पे पहुंच चुके हो। जो भी आपने सोचा था, हो सकता है वो आपके अनुकूल हुआ हो सकता है वो आपके अनुकूल नहीं हुआ हो, लेकिन अब आप उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हो। दिस इज द हार्श रियलिटी एंड दिस इज द रियलिटी। क्लियर? अब यहां पे आप लोगों के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि जी ये रियलाइज कर देना कि अब मैं यहां पे कॉम्पीट नहीं करूंगा। एक ऑप्शन तो ऑब्वियस सबके पास ही है, ऐसा थोड़ी है कि 30,000 35,000 लोग दे रहे हैं तो वो सारे, कुछ लोग तो ऐसे दे आ रहे हैं, ठीक है, कि कुछ लोग तो हमसे भी पूछते हैं पिछले दिन जाके कि अच्छा सर पेन कौन सा यूज़ करेंगे, या कुछ लोग तो ऐसे भी पूछते हैं कि अच्छा ये जो सी सेट है ये होता क्या है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने ऐसे भी भरा होता है जस्ट फॉर द सेक कि भाई देख लेते हैं, कि पेपर का मजा ले जाते हैं, एक्सपोजर दे देते हैं, ठीक है। तो सारे तो सीरियस नहीं है। कुछ लोग डिसाइड करेंगे कॉन्शियसली कि जी अब हमने एग्जाम नहीं देना है, अब हमने अपना जो जीवन है उसमें ABCD उसके ऊपर जो है वो काम करना है। आई थिंक जो सीरियस स्टूडेंट होगा वो उसको पता है कि मैं अभी भी इस एग्ज़ाम में जो वो मैंने अपना 100% नहीं दिया है, और मैं इस एग्ज़ाम के ऊपर जो अपना फोकस रखूंगा। ठीक है जी। अब अगर आप पहली कैटेगरी में हो तो समझ आ गया आप लोगों को, फिर तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी देखिए, मैं जब पेपर नहीं हुआ था प्रीलिम से पहले दिन भी मैं आपको कह रहा था कि एग्ज़ाम जो है ये आपकी लाइफ नहीं है, एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी नहीं है। एग्ज़ाम जो है वो आपकी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, अगर आपकी शादी हो तो स्पाउस है, फ्यूचर में आपके बच्चे होंगे, रिश्तेदार हैं, सारी चीज़ें, जॉब है, कुछ भी जो भी आपके आसपास है वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो एग्ज़ाम भी आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम को अगर आप क्विट भी कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप ज़िंदगी में जो वो फेल हो गए होगे, हो नहीं हुआ, क्या लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। तो ध्यान रखिए, आप जो भी काम करोगे कुछ सालों के बाद, जिस जब आप अच्छा ही करोगे और जब पीछे मुड़ के आप देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैं कितना बेवकूफ़ या बेवकूफ़ थी कि मैं ये सोचता या सोचती थी कि अच्छा मेरे को लोग जो वो इसके कारण जो वो मेरी पर्सनैलिटी को असेस करेंगे। आप एग्ज़ाम जो है वो आपको परिभाषित नहीं करता है। आपका जो व्यक्तित्व है, ठीक है, आपका जो नेचर है, आपका जो मेहनतकश जो आपका रवैया है, वो निर्धारित करता है कि आप लोग जो हैं वो आपकी वैल्यू क्या है। ये एग्ज़ाम जो है वो आपकी, है ना, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसकी असेसमेंट नहीं है, उसका एक हिस्सा है। समझ आई बात? ये बेसिकली मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूँ जो बड़े बार बार अटैम्प्ट दे रहे होंगे और शायद वो थ्रेश होल्ड पे पहुंच चुके थे कि अब लास्ट ही देना है हमने, और अनफॉर्चुनेटली अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान रखो, जो भी करो उसको मेहनत से करो। और ये बड़ा एक क्लीशे लाइन है कि इसकी तैयारी कर लो, ज़िंदगी में हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है पर रियलिटी भी है साथ में, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो, जो भी आप करोगे आप उसको अच्छी तरह से करोगे और आपने इसको अच्छी तरह से करना ही है। ठीक है जी। चलो, तो पहली कैटेगरी तो अगेन ये भी जो है, इस श्रेणी में भी जो लोग आएंगे उनको भी बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और ध्यान रखना, आज से 5 साल के बाद, आफ्टर 5 years मेहनत करो जो भी आप कर रहे हो, और आप इन लाइनों को जो मैं दोहरा रहा हूँ या बोल रहा हूँ इनको आप हमेशा याद रखोगे कि आप जो जहाँ पे भी होंगे आप बेस्ट सिचुएशन में होंगे। पर ध्यान रखना, ये डिसीजन तभी लेना है जब आपको पता है कि अब इस एग्जाम में आपके लिए कुछ भी नहीं रखा हुआ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मैंने प्रिपरेशन की शुरुआत की है, तो शुरुआती दौर पे तो बिल्कुल डायरेक्शन नहीं है। या आपको लगता है कि यार ये एग्ज़ाम मेरे लिए जो है वो बना तो है, लेकिन मैंने उस तरह का जो है वो एफर्ट नहीं किया और मैं फ्यूचर में जो और ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो आप लोग जो हैं वो इस श्रेणी में अगर आ रहे हो, यानी कि इस एग्ज़ाम को आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो इस स्पेसिफिक सिचुएशन में आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप लोग मेंस की तैयारी करोगे। इरिस्पेक्टिव, चाहे आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, चाहे आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर रहे हो, अगर आपने सोच लिया है कि आप जो है वो इस स्पेसिफिक एग्जाम को आपने देना है। गलती मैं बताता हूं कहां होती है। इस बार पेपर अच्छा नहीं हुआ, इस बार पेपर अच्छा नहीं हुआ तो हम लोग बड़े मायूस हो गए,
हो उम्मीद में रहे, यहाँ वहाँ से अलग अलग आंसर की से मिलाते रहे, भगवान से दुआ करते रहे कि हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। 1 महीना वेस्ट कर दिया ये सोच के कि जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। जब रिजल्ट आया तो मायूसी में उसको वेस्ट कर दिया, फिर दिवाली में वेस्ट कर दिया, फिर सर्दियों में वेस्ट कर दिया, फिर नोटिफिकेशन आई और फिर प्री की तैयारी करनी शुरू कर दी। ध्यान रखना, प्री जो है वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करवा के मेंस में लेके जाएगा। मेंस जो है वो डिसाइड करेगा कि आपने आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। 1050 में से 900 नंबर जो वो मेंस के हैं। तो ये वो वाला टाइम है जहाँ पे अगर प्री नहीं क्लियर हुआ है, कभी कभी अच्छी चीज़ भी होती है, क्योंकि तो मान लो प्री पॉइंट पे क्लियर हो गया, ऑप्शनल की तैयारी नहीं है, जीएस की तैयारी नहीं है, तो जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में करोगे, 3-4 महीने जो वो वहाँ पे चले जाएंगे उस एग्जाम को देने में जहाँ जिसकी तैयारी आपने नहीं की हुई है। तो ये बेस्ट टाइम है, इसी टाइम पे जब आप लोग दिसंबर तक, एटलीस्ट दिसंबर जनवरी, क्योंकि जब प्री आ जाता है तो चाहे जो मर्जी बोल लें हम भी, आप भी जो मर्जी सोच लो, प्री मोड में आपने जाना ही होता है। ठीक है जी। तो जैसे ही ये वाला टाइम है, इसमें डिसाइड कर लो। ठीक है, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, कट ऑफ वैसे भी पता लग ही जाएगा आपको कुछ टाइम में जब ये आंसर की इनकी फाइनल निकलेगी। अभी डिसाइड कर लो कि आपने जो है वो इस एग्ज़ाम को अब पूरा डेडिकेटेडली जो है इसके ऊपर आप लोगों ने अपना फोकस करना शुरू कर देना है। जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी तरह से आप तैयारी कर रहे हो, उन सोर्सेज को एक बार फिर से चेक करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, और वहीं से आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि आपने अगला 1 साल जो है वो उसको किस तरह से जो है वो उसकी दिशा और दशा जो है वो निर्धारित करनी है। समझ आ गई बात की नहीं? ठीक है। तो मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट और ये पूरा जो कट ऑफ का पूरा ये जो 2-4 दिन आप परेशान भी रहोगे, ठीक है, इसके बाद सच्चाई यही है कि आपको आगे बढ़ना है। क्लियर कर रहे होंगे पेपर तब भी मेंस करना है, नहीं कर रहे होगे तो आपने उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। जैसे हो सकता है ऑप्शनल अच्छा ना हो तो ऑप्शनल को स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर ऑप्शनल चेंज करने का मन हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हो जो लास्ट टाइम मेंस जो है उन्होंने दिया हो लेकिन उनका ऑप्शनल बिल्कुल ही ख़राब हो गया हो। ठीक है, अगर ऑप्शनल चेंज करना हो तो आपके पास वो टाइम है। तो आप इस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करिए ताकि जब आप मेंस लिखो नेक्स्ट ईयर तब आप उसको जो है वो क्लियर कर सको। समझ आई बात यहाँ पे कि नहीं आई? ठीक है जी। तो लास्ट वाली चीज़ शायद आपको प्रवचन लगी होगी, बट यही सच्चाई है, इसको ऐसे ही हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। और देखिए ये जो तैयारी है ये बड़ी एक मतलब बड़ी विशियस साइकिल बोलूँगा मैं इसको। ठीक है, एक ऐसी साइकिल है, आपने आज शुरू किया, प्रीलिम्स दिया, मेंस दोगे, इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू हो गया तो बहुत बढ़िया चीज़ है और उसमें भी एसडीएम मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर इस साइकिल में फंस जाओगे, फिर घूमोगे। तो ये साइकिल ऐसे चलेगी और ये रियलिटी है, यही सच्चाई है। ठीक है, और कुछ नहीं है। जितने मर्जी ख्याली पुलाव बना लो, कुछ मर्जी कर लो, यही सच्चाई है। आपको बार बार ये साइकिल रिपीट करनी पड़ेगी तब तक जब तक आप जब उस रैंक को नहीं अचीव कर लेते जिसकी आपने सपना देखा हुआ है। जैसे बड़े सारे लोग एसडीएम बनने के बाद भी यूपीएससी को एस्पायर करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो आईपीएस बन गए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक स्टूडेंट है वो 3-4 साल से बार बार बैक टू बैक जो है वो एचएएस के इंटरव्यू दे रहा था। ठीक है, पिछली बार उसका एचएएस का प्री नहीं निकला, तो फिर मैंने उसको ऐसे कहा, मैंने कहा शायद हो सकता है तेरा एचएएस का ना निकला हो, यूपीएससी में जो है वो तेरा बहुत ज़्यादा चांसेस है। और उसका जो नहीं निकला वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बना, और उसके बाद जब उसने इस बार जो भी यूपीएससी को क्रैक कर दिया, अब देखते हैं कि क्या मिलेगा उसको। लेकिन इस स्पेसिफिक समय में जो है वो कभी कभी चीज़ें जो है वो आपको कभी एक स्टेप पीछे होने के लिए या बड़े जंप लगाने के लिए कभी कभी एक कदम जो वो पीछे भी खींचना पड़ता है। समझ आ गई बात की नहीं है? ठीक है जी। देखिए, हम लोगों का जो काम है वो यही है। हम लोग ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोला जी ये पकड़ो जी यहीं से आएगा ना। हमारा काम यही है कि इस एग्ज़ाम में क्या हो सकता है और क्या इसकी सच्चाइयाँ हैं, क्या इसकी रियलिटीज़ है, कैसे रास्ता आपका हो सकता है, वो आपको बताना। बस हम ये बताएंगे जी इकोनॉमिक सर्वे इसको पढ़ लो, पढ़ना तो आप ही लोगों ने। और सर्वे के जो क्वेश्चन हैं तो वो ऐसे क्वेश्चन है कि जिसने पढ़ा होगा उसने कर लिया होगा। ठीक है, जो बार बार पढ़ने के बाद भी जिसको याद नहीं रहा होगा वो नहीं कर पाया होगा। ठीक है, तो उसमें हम लोगों का कोई योगदान नहीं। मैं तो बोल दूंगा देखो जो सर्वे में से आ गया कि मेरे पढ़ाई में से आ गया, लेकिन दैट इज़ ऑल नॉनसेंस। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो खुद खींचनी पड़ेगी। ठीक है, चीज़ें किताबों में से आएंगी, यहाँ वहाँ से तो नहीं आएंगी, क्लियर। लेकिन मेन बात है कि अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कमियाँ जो हैं, अपनी जो खामियाँ, अपनी वीकनेस जो उनको आइडेंटिफाई करो और उनके ऊपर जो एफर्ट करो। और ध्यान रखो, पेपर देने के बाद बहुत मायूस होते हैं हम लोग। तो जो मायूस हैं उनको मैंने समझा दिया कि आपकी एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इस पे आपने काम करना है अगर आप इसी प्रोसेस में रहोगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत खुश हो गए हो जी हमारा तो सी सेट में बहुत अच्छा आ रहा है, जीएस में बहुत अच्छा आ रहा है। तो ध्यान रखो ये सिर्फ शुरुआत है। और ध्यान रखना अगर आप पेपर भी क्लियर कर दोगे तो वो भी शुरुआत ही होगी। आप जब किसी एक पोजीशन के ऊपर पहुंचोगे, जो पहुंच चुके हैं उनसे पूछो, जो अपने टाइम पे जिन्होंने टॉप किया हुआ है उनसे पूछो कि क्या उनकी ज़िंदगी की सच्चाई वो थी जब उन्होंने पेपर क्लियर किया था, या जो अभी वो जी रहे हैं वो है। ठीक है जी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है कि हमेशा लाइफ में आपको हमेशा चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, एंड दिस स्पेसिफिक जो प्रिपरेशन है ये सिर्फ बिगिनिंग है, शुरुआत है। तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स जो हैं उनको अपना जो काम है उसी के ऊपर फोकस करना है। और इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा लंबा खींच गया, मैंने सोचा था 10-12 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, बट होपफुली शायद आपको जो ये मेरी कन्वर्सेशन है इसका थोड़ा सा बेनिफिट हुआ होगा। तो बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।